मैं तो तुम्हारे चैनल के माध्यम से, नेशनल चौपाल के माध्यम से कह रहा हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सोना नहीं चाहिए, गलतफहमी में बहकावे में प्रधानमंत्री के नहीं आना चाहिए। उद्देश्य से निर्णय दिया गया है किस पार्टी को, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य में कामयाब हो गई। तो ये आप अपने उद्देश्य में जो ये पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो नहीं कर पा रही थी, वो न्यायालय के माध्यम से कराया गया। कहीं से ये जो है पूरी तरह से राजनीतिक जजमेंट है। दूसरी चीज मैं कहता हूँ, जो भी समाज का है उन समाज के सबके अंदर अम्बेडकरिज्म घुसा दो, वो अपने आप उसकी आंख खुल जाएगी। और मैं इस चीज को देखता हूँ कि सामाजिक शास्त्री के तौर पे अगर समाज को किसी ने पढ़ा है तो माननीय कांसी राम, या सबसे पहले जो देश के राष्ट्रपति बने माननीय स्वर्गीय के आर नारायणन जी, उनको कहा गया देश के पहले दलित जो बने हैं राष्ट्रपति बने। तो हमारे साथ जातियों का जो वर्चस्व है, जातियों का जो अनटचेबल कहना, और ये जब हम कहते हैं कि आदिवासी है तो इसका मतलब है कि हमारे साथ वो छुआछूत आज भी चलेगा। मैं कह रहा हूं कि जिनको नहीं मिला उनके अंदर शिक्षा नहीं है, उनके अंदर अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति कमजोर है, स्कूल वो जा नहीं पा रहे हैं। जब शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा के बिना कैसे वो संघर्ष करेंगे भाई। दूसरी चीज जो वाल्मीकि समाज है, जो बेचारा सबसे निचले पायदान पे, मैं कह रहा हूं उनको, जो मैं वहां पर भी बोला हूं आज अपने संबोधन में, लेक्चर में, जो यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम के छात्रों ने किया है, जिसमें इंद्रजीत सबसे अग्रणी भूमिका रही है, जो पीएचडी का शोध छात्र है, उसमें भी मैंने इस बात को कहा है कि जो वाल्मीकि समाज है सबसे कमजोर अगर मैं मानता हूं, तो पहला रिस्ट्रिक्शन वाल्मीकि समाज पे लगना चाहिए वो अब ये अपना जो पैतृक पेशा जो सफाई का हम नहीं करेंगे, कि लोकतंत्र के जो स्तंभ है 3-4 स्तंभ, उसमें न्यायपालिका भी, तो न्यायपालिका मैं कहता हूं कि सबसे भ्रष्ट जो तंत्र है, इसके खिलाफ तो बगावत होनी चाहिए। या सुप्रीम कोर्ट जो भी लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार, संविधान के प्रति, वो गीता के प्रति उनका कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, रामायण के प्रति कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, मनुस्मृति के प्रति कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। यानी 10% को आपने 50, 10, 60, 5 पैसा 61% आपने कर दिया आरक्षण, तो ये तो कहीं से न्याय संगत नहीं। इसके खिलाफ विद्रोह तो होगा, बगावत तो होगी। तो केवल और केवल थोड़ा राहुल गांधी जो कोशिश किया है, उन्होंने इस गलतियों को मानना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने कहां गलती किया। 2024 का भी जो चुनाव गया, इस चुनाव के दौरान देखा गया कि भारत के संविधान को बचाने की बात की, आरक्षण को लागू करने की बात की, जातिगत जनगणना को अमल में लाने की बात की, लेकिन अब जो ये SC/ST के रिजर्वेशन का जो मुद्दा आया, इसमें कांग्रेस के राहुल गांधी हो या फिर सपा के अखिलेश यादव क्यों ना हो, इनकी लगातार चुप्पी है, इनका जो स्टैंड क्लियर नहीं है। चुनाव के समय बड़े कूद कर उछल कर संविधान की कॉपी दिखा, ये संविधान बदल जाएगा, ये संविधान 400 ला देंगे तो हम 400 पे हम जीत जाएंगे। और उसमें मैं बता रहा हूं कि पूरी तौर पे, कम से कम मैं इस बात को कहूं कि इस इनके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के प्रचार की वजह से उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 से 4% जो बहन जी का वोट था, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट, जो चमार वोट था या जाटा वोट था, वो शिफ्ट हो गया संविधान बचाने के लिए। ये भावनात्मक ब्लैकमेल हुआ। साथियों, जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में SC/ST के मुद्दे को लेकर तमाम जो बुद्धिजीवी और अनेकों प्रकार के राजनीतिक पार्टियों के नेता अपना अपना बयान अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर SC/ST वर्गीकरण के आरक्षण का ये जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया है, और इस वर्डिक्ट में तमाम जो चीजें कहने के अपने अपने नजरिए से देखी जा रही है, इसमें कितना ज्यादा नुकसान, कितना ज्यादा फायदा, क्या कुछ इसके पीछे की सच्चाई है, तमाम चीजें हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महेंद्र प्रताप राणा सर, जो कि JNU में प्रोफेसर है, और इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला कितना ज्यादा गंभीर है, इसको लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सर, सबसे पहला सवाल है कि ये जब वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से आया, और आपके अपनी समझ से किस तरीके से देखते हैं कि ये SC/ST के वर्गीकरण का मुद्दा बहुजन समाज के लिए, SC/ST के लिए कितना ज्यादा गंभीर है, या फिर कितना ज्यादा फायदेमंद है, या कितना ज्यादा नुकसानदायक? धन्यवाद नेशनल चौपाल के लोगों को और जो भी दर्शक हैं सभी लोगों को।
दो चीज हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो 1 अगस्त को जो फैसला आया है 2024 को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एससी एसटी के उप वर्गीकरण के लिए या क्रीमी लेयर के लिए, ये कहीं से भी संविधान सम्मत नहीं है। मतलब इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। दूसरा जो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि फायदे तो नहीं है, नुकसान जरूर है। अब इनके उद्देश्य इसके पीछे क्या है कि देखो, कानून बनाने का काम वो संसद का होता है, कानून की व्याख्या करने की जिम्मेदारी होती है वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, न्यायालय होती है। न्यायालय का काम कानून बनाना नहीं है। और जो इन्होंने निर्णय दिया है, जो ये मकसद था, जो संदेश था, वो संदेश मकसद में कामयाब हो गए कि शेड्यूल कास्ट के समाज में आपस में एक संघर्ष की स्थिति ये चाह रहे हैं कि दोनों लड़ जाएंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, अनुसूचित जाति का क्रीमी लेयर और अनुसूचित जनजाति का क्रीमी लेयर। मैं एक बात कभी कभी मुझे ये नहीं समझ में आई आज तक इन 7 जजों की बेंच में, मैं अगर ऐसे कहूं कि ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट का जो 2004 का निर्णय है, और संजोग की बात, मैं ईवी चिनैया के साथ मैं रहा हूं, 1 नहीं 5-6 साल मैं काम किया हूं ईवी चिनैया साहब के साथ। उसमें जो है ये आज की प्रक्रिया नहीं है, 1975 से ये चल रहा है कि इसमें कैटेगरी बना देनी चाहिए। इसमें मैं कह रहा हूं कि किसी लेवल पे आप ये वैकल्पिक व्यवस्था तलाशिए ना। मैं इस चीज को मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि अनुसूचित जाति की कुछ बिरादरियां, कुछ समाज जो अत्यंत पिछड़े हैं, उनके पास जो है रिजर्वेशन का फायदा नहीं पहुंचा। यही स्थिति जो अनुसूचित जनजाति में भी है, उनमें भी कुछ जनजातीय जातियां, समाज और ग्रुप ऐसा जिसके पास आरक्षण का फायदा नहीं मिला। अब इसमें हम कह रहे हैं कि फायदे और नुकसान क्या है। फायदा कर ये है कि जिस उद्देश्य से निर्णय दिया गया है, किस पार्टी को, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य में कामयाब हो गई। इसमें दूसरी चीज मैं कहूंगा कि वो कामयाब इसलिए हो गई कि एक जगह, जैसे मैं उत्तरी भारत में कहूं तो सबसे ज्यादा जो है सशक्त जाति है वो है चमार जाति है, चाहे जाटो जाति बोल लो। चमार जाति के खिलाफ जो दूसरी जातियों को आपने भड़का के खड़ा कर दिया। यही स्थिति महाराष्ट्र में महार समाज है, उसके खिलाफ दूसरी जातियों को आप सफल हो गए। इसी स्थिति में साउथ में ले लो, माला कम्युनिटी के खिलाफ दूसरे, चाहे मादिका हो चाहे जो लोग भी खड़े हो गए। तो ये आप अपने उद्देश्य में जो है, ये पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो नहीं कर पा रही थी, वो न्यायालय के माध्यम से कराया गया। कहीं से ये जो है पूरी तरह से राजनीतिक जजमेंट है। और जो ये कहा गया है, मैं कहता हूं सभी समाज के, अनुसूचित जाति और जनजाति की जितनी भी बिरादरी हो सकती है, समाज जिसने क्रांतिकारी उसी के अंदर विचार आया है, जिसने महात्मा ज्योतिराव फूले को पढ़ा, साहू जी महाराज को पढ़ा, पेरियार को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा और आरक्षण के पहले उसको समझा। इससे पहले नमोशूद्रा के उसमें चले जाओ, 1869 का जो आंदोलन है, उसमें जब वो सबसे बड़ा जो आंदोलन चला है कि इसमें हम किसी भी सूरत में हम जो है अपने को हिंदू नहीं मानते। बाद में वो चीजें बाबा साहब ने भी कहा, 1932 की एवला कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हुए मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं ऐसे हिंदू नहीं मरूंगा। और उन्होंने 1956 में बाबा साहब ने करके दिखाया भी है प्रैक्टिकल के तौर पे। दूसरी चीज मैं कहता हूं, जो भी समाज का है, उन समाज के सबके अंदर अम्बेडकरिज्म घुसा दो, वो अपने आप उसकी आंख खुल जाएगी। और मैं इस चीज को देखता हूं कि सामाजिक शास्त्री के तौर पे अगर समाज को किसी ने पढ़ा है तो मान्यवर कांशीराम ने। उन्होंने बहुत दिनों तक जो था, क्या नाम उनका, जो लेक्चर जो लाहौर में देने के लिए, जाति पाति तोड़क मंडल को जो 1936 का जो उनका बाबा साहब का लेक्चर, जिसको फिर बाद में उनको रोक दिया गया, उन्होंने नहीं देने दिया गया लेक्चर, जो उसके नाम बाद में जो है वो उसके किताब के रूप में छपा। लेकिन बाबा साहब के जाति तोड़ो वाले उस पे शुरुआती दौर में मान्यवर कांशीराम ने बहुत संघर्ष किया, बहुत काम किया।
लेकिन वो जब समझ गए कि जाति तो एक सच्चाई है, तो टूट ही नहीं सकती, तब उन्होंने कहा जाति तोड़ो नहीं, जाति अब जोड़ो। और जाति जोड़ने के नाम पर जब वो जोड़े तो जोड़ते जोड़ते जो पहला कार्यक्रम उन्होंने किया था वो आजमगढ़ जिले, जो मेरा ही जिला है, वहां कार्यक्रम किया और वहां से उनको जो सपोर्ट मिला समाज के लोगों से, जब बहुजन समाज से, तो उन्होंने एक आत्मविश्वास जग गया कि अब हमको इसके खिलाफ खड़ा हो जाना, हम खड़े हो गए। और वहीं से जो पहला सांसद बहुजन समाज पार्टी के जीते भी थे। उसके बाद अगर मैं कहूं कि बहुजन समाज पार्टी का एक सबसे बड़ा एक जो योगदान है कि छोटी छोटी जातियां जिनका प्रतिनिधित्व तो ना के बराबर, जैसे गडेरिया हो गया, जैसे मौर्य हो गया, जैसे निषाद हो गया, जैसे जो है राजभर हो गया, जैसे मल्लाह हो गया, जैसे कोरी हो, ये छोटी छोटी जातियां जो जिनको कोई राजनीति में कोई पूछता नहीं था, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, उन जातियों में जो माननीय कांसी राम ने नेतृत्व पैदा किया, कम से कम ये सारे दल वाले या सारे समाज के लोग मानते तो कि कांसी राम ने जातियों, छोटी मोटी जातियों के अंदर एक नेतृत्व विकसित किया और वो बहुजन समाज पड़ा। उसी तरह से मैं कहता हूं कि यहाँ पर छोटी छोटी जातियां जो अनुसूचित जाति की हैं उनके अंदर भी हो गए, ऐसा नहीं कि अनुसूचित जाति में नहीं गए। चमार हुए, धोबी हुए, पासी हुए, खटिक हुए, जितने लोग हुए, सभी जातियों को उन्होंने जगाने की कोशिश की और उसमें सफल भी हो। मैं कह रहा हूं कि दूसरी चीज जब मैं कह रहा हूं आरक्षण के बारे में, जो वर्गीकरण का, इससे फायदा तो कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं कि मान लो कि 22.5% रिजर्वेशन है, तो इसमें 15% अनुसूचित जाति का आरक्षण, 7.5% अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। अब ये 15% को मैं मान के चलता हूं ग्रुप ए बना दो, ग्रुप बी बना दो। ग्रुप ए में किसी को 7.5% 15 वाले में दे दो, दूसरे को 7.5 दे दो। जो लोग तालियां पीट रहे हैं उनको बारे में मैं कह रहा हूं, जो इसके समर्थन में आ रहे हैं, जो लोग भी आ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि जिस ग्रुप में तुमने चाहे चमार को, चाहे माला को, चाहे महार को, चाहे पासवान को, ये जितनी भी राज्यवार जो जातियां हैं, जो कहीं हर स्टेट में अपने अपने ढंग से बढ़ गई हैं, उनको तुम किसी ग्रुप में डाल दो, ए ग्रुप में डाल दो, बी ग्रुप, मैं कहता हूँ बी में डाल दो। अब वो बी ग्रुप में उनका तो 7.5% वो ले लेंगे, क्योंकि उनके साथ एक लिगेसी है, एक इतिहास है वो। लेकिन जो ग्रुप, दूसरा ग्रुप है, चाहे ए हो चाहे बी हो, जिसमें तुम कहते हो कि जिनको नहीं मिला उनको हम देंगे आरक्षण, मैं कह रहा हूं कि जिनको नहीं मिला उनके अंदर शिक्षा नहीं है, उनके अंदर अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति कमजोर है, स्कूल वो जा नहीं पा रहे हैं। जब शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा के बिना कैसे वो संघर्ष करेंगे भाई। दूसरी चीज जो वाल्मीकि समाज है, जो बेचारा सबसे निचले पायदान पे, मैं कह रहा हूं उनको, जो मैं वहां पर भी बोला हूं आज अपने संबोधन में, लेक्चर में, जो यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम के छात्रों ने किया है, जिसमें इंद्रजीत सबसे अग्रणी भूमिका रही है, जो पीएचडी का शोध छात्र है, उसमें भी मैंने इस बात को कहा है कि जो वाल्मीकि समाज है सबसे कमजोर अगर मैं मानता हूं, तो पहला रिस्ट्रिक्शन वाल्मीकि समाज पे लगना चाहिए को अब ये अपना जो पैतृक पेशा, जो सफाई का, हम नहीं करेंगे। सरकार उनके लिए हर परिवार को सालाना 5 लाख से कम उनको दे, एक आर्थिक पैकेज तो दे भाई, जिससे वो अब मजदूरी न करके सशक्त हो करके अपने बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर लगाएं। वाल्मीकि समाज की जैसे पुरुष हो या महिलाएं 5 बजे से उठकर वो अपने रोड पे सफाई में निकल जाते हैं, और बच्चे उनके सोए पड़े रहते हैं। 9 बजे 10 बजे आएंगे तो वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। नतीजा ये हुआ कि फिर वो दूसरी पीढ़ी फिर वही तैयार हो जाती है, जब पढ़ा लिखा नहीं तो कहाँ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं यह विकल्प के तौर पे कम से कम वाल्मीकि समाज को 5 लाख रुपए का, चाहे जिस भी तरह से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार भी दे उनको 5 लाख का, राज्य सरकारें 5 लाख दें। जो भी कमजोर जातियां, जितनी कमजोर जातियां शेड्यूल कास्ट की, जो मजबूत, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जो चाहे चमार हो, चाहे महार हो, चाहे माला हो, चाहे पासवान हो, ये सक्षम समाज है, उनको नहीं। कमजोर बिरादरी जितनी भी हैं शेड्यूल कास्ट के, जैसे 66 बिरादरियां उत्तर प्रदेश, उनको 5 लाख का हर परिवार में करके कि वो एक वैकल्पिक अपना रोजगार बनाए। तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का जो कंपोजिशन, जो उनका समीकरण है, उसमें तुम देखोगे कि पूरे देश में 1000 से ज्यादा पद होने चाहिए न्यायपालिका में, न्यायाधीशों के, सुप्रीम 25
वो है हाई कोर्ट है पूरे देश में, इन 25 में 900 से ज्यादा 970 76 कुछ हैं, इतने जज हैं जो सब के सब मिलाड़ लोग हैं। उन मिलाड़ लोगों को अगर देख लो 976 और 75 जो भी हैं, उसमें से करीब करीब 900 तो केवल ब्राह्मण है। तो भाई कुछ सवाल है कि अभी जिस तरीके से ये क्रीमी का भी एक बात आपने अभी थोड़ी देर पहले की, ये क्रीमी लेयर लगाने के पीछे की क्या मंशा है? इनका मंशा देखो, क्रीमी लेयर लगाने का सिर्फ और सिर्फ यह है कि आरक्षण से जो आर्थिक तौर पे थोड़ा सा बढ़ गया है उसको हटा दो, वही क्रीम जम गया है इनके ऊपर। लेकिन आरक्षण जो दिया गया है वो आर्थिक स्थिति पे नहीं। अब मैं इसको ऐसे कहूं कि राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई भारत में पद नहीं होता, लेकिन उसको भी कहा जाएगा कि पहली आदिवासी महिला, उसको राष्ट्रपति नहीं कहा, आदिवासी महिला कहा जाएगा। या सबसे पहले जो देश के राष्ट्रपति बने माननीय स्वर्गीय KR नारायणन जी, उनको कहा गया देश के पहले दलित जो बने हैं राष्ट्रपति बने। तो हमारे साथ तो जातियों का जो वर्चस्व है, जातियों का जो अनटचेबल कहना, और ये जब हम कहते हैं कि आदिवासी है तो इसका मतलब है कि हमारे साथ वो छुआछूत आज भी चलेगा। नारायणन साहब जब बनते हैं तब भी इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन छपती है पहले खबर पे पेज पे कि वो नारायण साहब पहले देश के, यानी उनको याद दिलाया जाता है कि अछूत समाज का। तो हमारे साथ अनटचेबिलिटी थोड़ी, हम एक पीढ़ी पढ़ लिख के आगे हो गए, उससे हम क्रीमी लेयर नहीं हो गए। अगर ऐसी बात होती तो मैं बार बार इस बात को कर रहा हूं, मैं इसमें कहीं से कोई गलत नहीं मानता हूं कि लोकतंत्र के जो स्तंभ है 4 स्तंभ, उसमें न्यायपालिका भी। तो न्यायपालिका मैं कहता हूं कि सबसे भ्रष्ट जो तंत्र है, इसके खिलाफ तो बगावत होनी चाहिए, इसके खिलाफ संघर्ष होना चाहिए। जब उसी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस जाकर के न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पे बोलते हैं तो उसमें जो है उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। उसी में एक जज जो है, जो न्यायपालिका के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बनते हैं, वो राज्यसभा में जाते हैं, वही जाकर के बाबरी मस्जिद पर वही निर्णय दिए हुए हैं। तो ये इस तरह के, अब वहीं जो दूसरे जज हाई कोर्ट के जो हमारे दलित जज थे, उनका क्या नाम है, जिनको हाई कोर्ट कलकत्ता के भी जज रहे, उसके बाद हाई कोर्ट जो है यहाँ के जो है मद्रास के भी रहे, सर्विंग जज को करप्शन की बात कहने पर उनको जो जेल में डाला गया था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी लोग हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार, संविधान के प्रति, वो गीता के प्रति उनका कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, रामायण के प्रति कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, मनुस्मृति के प्रति कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। उनको इस तरह की चीजों को नहीं तो यह दिन दूर नहीं है जबकि जुडिशरी के खिलाफ यह समाज, मैं कह रहा हूं कि बगावत जितनी जल्दी होनी चाहिए वो ठीक है। क्योंकि ये जो जितने क्या नाम है मिलाड़ लोग हैं, यह मिलाड़ लोग इस देश को खतरे में डाल रहे हैं। जब पिछड़े वर्ग का आरक्षण की बात हुई, उसमें जो 52% मंडल कमीशन ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने दिया, तो वो भी केस गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी शेड्यूल कास्ट का मामला नहीं था उस समय कोई शेड्यूल ट्राइब का नहीं। इन्होंने क्या किया, बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के साथ SC ST जोड़ दिया, कहा 49.5 यानी 49.5 से ऊपर आरक्षण होगी, जबकि SC ST कोई मामला ही नहीं। फिर आपने एक सीमा बना दी। जब आपने सीमा बना दी तो जो SC ST OBC 52% SC, 22.5% SC ST हो गए, तो 52 और 22.5 74-75% हो गए होंगे लगभग। अब 74-75% ये हो गए, तो 74% आबादी को आप देख कितना रहे हैं, 49.5%। और जो हिंदू समाज है, हिंदू जब मैं कह रहा हूं तो उसमें SC ST OBC कोई हिंदू नहीं है। ये जो मैं जेनेटिकली भी बता रहा हूं, ये कोई हिंदू नहीं है, ये जबरदस्ती हिंदू अपने आप को कहते हैं, क्योंकि उसमें रहकर इनको जो है सेकंड क्लास सिटीजनशिप बने रहने की आदत है। तो उसमें भी ये कहा कि 49 से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो जो 74-75% है, उस आरक्षण को आपने दिया 49%, और जो 5% कुल मिला जो कि 8%, 9% आबादी में 10% मान लेता हूं हिंदुओं की, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर 10%, उस 10% को आपने कितना दिया, 50.5%। लेकिन
वहां एक और आरक्षण है 14.2% जो मुस्लिम आरक्षण सच्चर कमेटी के हिसाब से, वो तो कुछ मांगता ही नहीं, उसको तो बिना माई बाप वाला हो गया भाई, तो उसके आरक्षण को कौन बात करेगा। दूसरी एक चीज, तीसरी चीज जो अगली बात जो है ईवीएस जो है इकोनॉमिकली वीकर, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सामान्य वर्ग में है, तो आपने तो खुद ही सीमा तोड़ दी ना आरक्षण की। जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई 49.5% से ज्यादा नहीं हो सकता, अब और दूसरी तरफ वही 10% जो है 50.5% घेरे हुए, वही 10% फिर और आपने दे दिया, यानी 10% को आपने 50, 10, 60, 5 पैसा 61% आपने कर दिया आरक्षण। तो ये तो कहीं से न्याय संगत नहीं, इसके खिलाफ विद्रोह तो होगा, बगावत तो होगी। सर, देश में जो आज 78 वर्ष जो स्वतंत्रता के मनाए गए हैं, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, उनसे तमाम SC/ST के जो सांसद हैं उन्होंने मुलाकात की और उन मुलाकात करके ये कही गई कि क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। आश्वासन दिया गया है, बात कही गई है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से SC/ST के इस गंभीर मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान। देखो, दो चीज है, इसको बहुत सतर्क होकर के समझने की जरूरत है। अब मैं यह वर्ड ऐसा नहीं कि अनजाने में बोल रहा हूं, यह प्रधानमंत्री बहुत ही शातिर दिमाग वाले हैं। इन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी ये ऐसे व्यक्ति हैं कि वो हर साल झूठ बोलते हैं वही लाल किले से, और जितना करते हैं कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, ये कभी सच बोलते ही नहीं। इनके बारे में मैं ये कहता हूं कि बायां हाथ क्या करता है दाहिनों को पता नहीं, दाहिना हाथ क्या करता है बाएं को पता नहीं। और यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और जोड़ूं कि इनके पास इतनी औकात नहीं है कि कोई बिना लिख करके अगर वो सामने स्क्रीन पे चलता ना रहे तो कभी बोलने लायक के प्रधानमंत्री, अगर इतनी हिम्मत होती तो लोकसभा में राहुल गांधी के सामने बैठे रहते। एक चीज, दूसरी चीज वो बोलेंगे ही नहीं। तीसरी चीज, जब उनको कहते हैं नफा नुकसान उन्होंने भांप लिया है तो जाकर के अनुसूचित जाति के MP जो उनसे मिले हैं, उनका लागू नहीं होता। मैं तो तुम्हारे चैनल के माध्यम से, नेशनल चौपाल के माध्यम से कह रहा हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सोना नहीं चाहिए, गलतफहमी में बहकावे में प्रधानमंत्री के नहीं आना चाहिए। जब कोर्ट ने लागू कर जजमेंट दे दिया तो राज्य सरकारें बड़ी तेजी के साथ एक्टिवली उसको लागू करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी राज्य सरकारें, जैसे उत्तर प्रदेश में 17 OBC जातियों को जो SC में लाने की बात, वो कहेंगे अब तो हमको अधिकार हो गया भाई, अब तो धारा 331 का 41 का और 42 का अधिकार हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमको दे दिया। तो इस पे मैं कहता हूं तुम्हारे नेशनल चौपाल के माध्यम से कि अगले सेशन में तुम लोग इतने अच्छे ढंग से काम करो कि अगले सेशन में एक स्पेशल उसमें ऑर्डिनेंस ला करके इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो इन्होंने निर्णय दिया इसको बदलना चाहिए, इस पे रोक लगानी चाहिए। नहीं तो निश्चित तौर से समाज में एक विघटन होगा। मैं कह रहा हूं कि फिर जो मान्यवर कांशीराम कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उनसे बेहतर कोई समाज सुधारक आज तक नहीं हुआ, उनसे बेहतर समाज वैज्ञानिक कोई हुआ ही नहीं जिसने समाज को पढ़ा हो। और दूसरी चीज, आज अगर आज की तारीख में कहोगे तो केवल और केवल थोड़ा राहुल गांधी जो कोशिश किया है, उन्होंने इस गलतियों को मानना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने कहां कहां गलती किया। तो हमको उनको पर ये नहीं है कि उनके आंख बंद के ब्लाइंड फॉलोअर बनना, हमको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के साथ साथ हमको मुसलमानों को भी लेके चलना है। निश्चित तौर से हमको सच्चर कमेटी 14.2%, पिछड़ा वर्ग को अभी 27% मिला है, उनको 52%, 25% और चाहिए, यानी 14.2% और 25% शेड्यूल कास्ट को जो है 5 लाख रुपए, जो कमजोर बिरादरी हैं, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे खटीक हो, चाहे दूसरी है, दूसरा उनको जो 5 लाख के साथ साथ मोहनधारिया कमेटी की रिपोर्ट उनको लगानी पड़ेगी। ग्रामीण अंचल में जो लोग भी हैं, जैसे गरीब गुरबा जो अनुसूचित जाति का जो भी परिवार है, उनको जो आर्थिक रूप से सफल है उनको छोड़ के, तो उसमें उनको भी जो 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। जब तक सभी लोगों का एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना, अल्टरनेटिव प्लान नहीं बना के चलोगे, तब तक ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच जो इनका मंसूबा था, जो इनका मकसद था, जो इनका ऑब्जेक्टिव था, उसमें बीजेपी कामयाब हो गई है।
सर, देश में 2024 का भी जो चुनाव गया, इस चुनाव के दौरान देखा गया कि भारत के संविधान को बचाने की बात की, आरक्षण को लागू करने की बात की, जातिगत जनगणना को अमल में लाने की बात की। लेकिन अब जो ये SC/ST के रिजर्वेशन का जो मुद्दा आया, इसमें कांग्रेस के राहुल गांधी हो या फिर सपा के अखिलेश यादव क्यों ना हो, इनकी लगातार चुप्पी है, इनका जो स्टैंड है क्लियर नहीं है। तो जो बहुजन समाज है, खासतौर पर SC/ST जो है, वो अपने आप को कहने की ठगा महसूस कर रहा है, ऐसा नहीं लगता? जो तुम कह रहे हो ये मैं बहुत पहले कह चुका हूं और कहता आ रहा हूं, आज भी दोहरा रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव के समय में जब वो लोकसभा में थे तो उन्हीं के सामने नगीना के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के नगीना के सांसद रहे हैं, उन्होंने प्रमोशन इन आरक्षण का जो बिल था, रिजर्वेशनों के बिल था, लोकसभा में मुलायम सिंह के सामने फाड़ के फेंका था। एक चीज वही उन्होंने ही शुरू किया है कि शेड्यूल कास्ट कुछ जातियों को, बैकवर्ड को SC में लाना है। उन्हीं की बात को अखिलेश यादव ने भी विधानसभा में प्रस्ताव पास करके भेज दिया कि इनको बैकवर्ड बना दो। वही चीज लेकर के अखिलेश के बाद जो है ये योगी आदित्यनाथ ने भी भेजा प्रस्ताव कि इनको SC बना दो, जो उनके बस की चीज है, उनकी औकात नहीं। और अंदरूनी तौर पे नहीं, मैं खुलेआम कर रहा हूँ, घुलमुल ढुलमुल वो बोल रहे हैं, उनका स्टैंड क्लियर नहीं, वो जानते हैं कि इसमें जो है वो जो है अखिलेश यादव इस पूरे आरक्षण के समर्थन में है। मैं कह रहा हूं उनको कहना चाहिए, खुल के बोला अखिलेश यादव। मैं कह रहा हूं देर हो गई ना, 1 अगस्त को आया ये डिसीजन, 15-16 दिन हो गया ना, आज ही बोल दें कि लोकसभा में स्पेशल ऑर्डिनेंस, अलग से ऑर्डिनेंस लाया जाए, विरोध करते हैं हम समर्थन करें, बोला ना। जहां तक इसकी बात है, क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी चुनाव के समय बड़े कूद कूद कर, उछल उछल कर संविधान की कॉपी दिखा, ये संविधान बदल जाएगा, ये संविधान 400 ला देंगे तो हम 400 पे हम जीत जाएंगे। और उसमें मैं बता रहा हूं कि पूरी तौर पे, कम से कम मैं इस बात को कहूं कि इस इनके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के प्रचार की वजह से उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 से 4% जो बहन जी का वोट था, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट, जो चमार वोट था या जाटा वोट था, वो शिफ्ट हो गया संविधान बचाने के लिए। ये भावनात्मक ब्लैकमेल हुआ, नहीं तो बहन जी का हो सकता 3-4% वोट कम ना होता। अब उनको लग रहा है ये गलतफहमी, क्योंकि तुम एक दूसरे ढंग से सोच रहे हो, मैं दूसरे ढंग से सोच रहा हूं। मैं कांग्रेस और भाजपा में राहुल को निकाल दो कांग्रेस में, और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 को निकाल दो, तो मुझे लगता है कांग्रेस में और भाजपा में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है, एक सिक्के के 2 पहलू। इसलिए राहुल गांधी जो भी कहते हैं कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, बिजनेस व्यापार में अनुसूचित जाति के कितने हैं, फिल्म जगत में कितने, वो बेचारे बोलते जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी में, मैं बार बार इस बात को कांग्रेसियों से कहता हूं कि जब नेतृत्व देने की बात होगी कांग्रेस में तो ब्राह्मण आ जाएगा, और जब वोट लेने की बात हो जाएगी तो अनुसूचित जाति आएगा। तो अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोग, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि भाईचारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में टूटे नहीं, और हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था भी हम लोग देंगे, वैकल्पिक पेपर भी लेंगे, अल्टरनेटिव। और कांग्रेस को मैं 2 लोगों की इसीलिए हमेशा थोड़ी सी इज्जत करता हूं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे राहुल गांधी हों। ये दोनों लोग, कम से कम राहुल गांधी ने कोशिश किया है को मान्यवर कांसीराम को अपनाने की, क्योंकि उन्होंने कई बार इस बात को बोला भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, इस चीज को हम करेंगे। और उन्हीं की वजह से कांसीराम को, जो बीएसपी उस लेवल पे अभी नहीं कर पा रही थी समय, चाहे जो भी रीजन और रीजन जन मुझे नहीं पता, तो कांग्रेस ने पूरी तरह से मान्यवर कांसीराम को अपना लिया। लेकिन जो धरातल की सच्चाई है, कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक जब संगठन में देखोगे तो वहां पर सब के सब यही हिंदूवादी फोर्सेस हैं, जो आरएसएस का कहो, बीजेपी का कहो, लेकिन वो कहते क्या है कि रात में जो है वो जो बीजेपी के होते हैं, सुबह में वो कांग्रेस के, यानी वह तबका है जो बीजेपी में हिंदुओं का, ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो अकोमोडेट नहीं हो पाया, वो कांग्रेस में। राहुल गांधी बेचारे अब वो कितना चला पाएंगे, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उनके अंदर है बदलाव, और राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक स्वरूप बदले, लेकिन वो देखते हैं हम लोग कितना जल्दी वो बदल पाते हैं। हालांकि अभी उन्होंने मीटिंग करके, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को कहा है
कि कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ऑर्डिनेंस लाए, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी, उस जजमेंट को रोकना चाहिए। खड़गे जी ने तो ये भी बात कही सर, आपने तो सुनी ही होगी कि ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन नेहरू जी और गांधी जी के बदौलत है, उनके योगदान के बदौलत मिल पाया। अब भाई उनके कुछ चीजें हैं, देखो लिमिटेशन भी है, राजनीति में है, तो पार्टी का कहीं न कहीं ये तो क्या आपको सच्चाई लगती है? कहीं न कहीं तो उनको थोड़ा बहुत पार्टी को वेटेज तो देना पड़ेगा। नहीं, इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है? और देखो रिजर्वेशन का जहां तक मामला है, इसमें शुरुआती दौर में तो उन्होंने शुरू ही किया है। आरक्षण का मामला जो शुरू तो उन्हीं के समय, इसमें तो कहीं कोई गलती नहीं दिख रही। हाँ, ये बात जरूर का भरने में, जो आरक्षण की आरक्षित जगहें देने में, उसमें कांग्रेस पूरी तरह फेल रही है। या कोई भी मैं कहूँ अच्छे कार्यक्रम जैसे राष्ट्रपति बनाने का काम जो आया था, उस समय जो है वो कांग्रेस की देन नहीं है। उस समय चाहे वीपी सिंह हो, चाहे जो लोग भी, उनके दबाव से के.आर. नारायणन को उपराष्ट्रपति बनाया गया था। दबाव में आके बनाई, ऐसे नहीं बनाती है। और दूसरी चीज कि कांग्रेस में भी ये इतिहास है कि जब कांग्रेस एकदम अपने अंत बेला में खात्मे की तरफ होती है, तब वो दलित कार्ड यूज कर देती है। भाई हम कह रहे हैं जब जीतने लायक कांग्रेस थी तो क्यों नहीं मीरा कुमार को बनाई, मतलब लोकसभा स्पीकर, अरे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाना चाहिए था जब कांग्रेस जीतने लायक थी। जब कांग्रेस अंत बेला में चल रही तो वहां दलित कार्ड फेंक दिया, मीरा कुमार को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा दिया, लड़ा के उनको भी हरा दिया। इसी तरह से अगर कांग्रेस ईमानदार रही होती, चाहे कितनी भी 77 के चुनाव में, मैं बता रहा हूं कि 77 के चुनाव में जब जनता पार्टी आई थी, उस समय अगर कांग्रेस थोड़ी भी ईमानदार रही होती तो जगबाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री देश के बने होते। तो ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस हमेशा एक तरह से ढुलमुल और रवैया अपनाई है। इस मामले में मैं कहीं से कोई मुझे पूरी तरह वो है, मैं एक शिक्षक के तौर पर इसके समीक्षा कर रहा हूं कि कांग्रेस में अब इस समय मुझे थोड़ी उम्मीद इसलिए है कि राहुल गांधी हो सकता है, क्योंकि अब अंदर से भी इस बात में चर्चा चल रही है बड़े पैमाने पर कि संगठन में हम देखना चाहते हैं कि आप कितना बोलते तो आप बहुत हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब जाते हैं सुल्तानपुर कोर्ट में हाजिरी देने के लिए, तो वहाँ आते समय एक जो है वो जो है मोची समाज से जो चमार बिरादरी जो जूता बना रहा है, उसके साथ आप मिलते हैं, जुलते हैं, कुछ चीज जूते चप्पल उप्पल भी, बहुत अच्छा काम है, उसको आपने मदद किया, ये भी मुझे पता है, उसको काफी उसका। और ये भी बताऊं कि उन्होंने उस चप्पल, जिस चप्पल को उन्होंने राहुल गांधी ने सिला है, चाहे जो अच्छी सिलाई बुरी सिलाई वो तो अलग की बात, उस चप्पल की बोली तुम्हें सुन करके नेशनल चौपाल को आश्चर्य होगा। उस चप्पल की बोली लोगों ने 20 लाख रुपए तक लगा दी, हम 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, आप ये चप्पल हमको दे दो। उस आदमी ने कहा है कि नहीं, यह मेरी धरोहर है, यह मेरे सम्मान है, इस चीज को मैं बेचने नहीं जा रहा। और वहां जब दिल्ली आकर के राहुल गांधी के साथ भी उसका, तो कुछ ना कुछ राहुल गांधी के तो अंतर है। लेकिन एक चीज देखो कि जो ब्राह्मणों का वर्चस्व, ब्राह्मणों का डर है, कौन नहीं जानता उनके पूर्वज क्या है राहुल गांधी के। जवाहरलाल नेहरू की खानदान है, इंदिरा गांधी की खानदान है, उसमें इंदिरा गांधी, अब जब जैसे लोकसभा में इस तरह से वाहियात और बदतमीजी के क्वेश्चन जो पूछे गए कि जिसकी जाति का पता ना हो जाति जनगणना करा रहा, इसका मतलब आप इंदिरा गांधी को लेकर के, उनके क्या नाम फिरोज गांधी को लेकर के, उसके पारसी होने के लेकर के आप इस पे कीचड़ उछाल रहे। शादी करना या अफेयर, किसी भी लड़की और किसी लड़के के बीच में कोई रिश्ता होता है व्यक्तिगत मामला, और उस तरह की चीजों को इस तरह के मंच से उठाना एक निहायत ही घटिया और गिरा हुआ इंसान कर सकता, तब भी वो लड़का नहीं। लेकिन कहीं न कहीं वो भी ब्राह्मणों के दबाव में आकर के चले जाएंगे, महाकाल में इंदौर में जाके गेरुआ उरुआ पहन के मुंह रंग करके वो आ जाते हैं, वो उनकी ओरिजिनलिटी नहीं है। जब संविधान को आप मान रहे हैं तो मैं कहता हूं शिव जी का जो उन्होंने व्याख्या किया लोकसभा में, वो कतई वो अच्छी व्याख्या नहीं है जो भी उन्होंने किया। तो कहीं न कहीं उनके अंदर, उनके ऊपर दबाव, कहते भी हैं इस बात को राहुल गांधी कि जो है मैं जानता हूं कि मुझसे अनुसूचित जाति और जनजाति के कम लोग मिल पाते हैं, क्योंकि मिलाने वाले सबके सब ब्राह्मण हैं। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि देखें राहुल गांधी कब जा करके ये अपने संगठन में परिवर्तन करते हैं, कितने समय, चाहे महीने, 2 महीने, 3 महीने कभी करते हैं। तो यह अगर करते हैं अनुसूचित जाति को संख्या के अनुपात में अगर वो प्रतिनिधित्व दे देते हैं तो एक क्रांतिकारी कदम होगा। यहाँ एक और भी चीज मैं जोड़ना चाहता हूं, और मैं
अपील करता हूं तुम्हारे नेशनल चौपाल के मंच से और चैनल से कि कम से कम बहन जी को निकलना चाहिए। बहन जी की तरफ समाज देख रहा, बहन जी की तरफ सारे लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से कि इतना बड़ा नेतृत्व, इतना बड़ा इतने बढ़िया नेता, इतनी टावरिंग पर्सनालिटी नेता, इतने बड़ा जनाधार, और बहन जी चाहे जो भी मजबूरियां हम मान सकते हैं, मेरे जैसा प्रोफेसर भी जब कुछ नहीं कर पा रहा तो वो कितने लोगों से घिरे होंगे। लोग बहन जी को हिम्मत करके अगर वो निकल पड़े तो मैं बता रहा हूं आज भी बहन जी जो है कि अगले विधानसभा की सरकार बना सकती है। इसमें मुझे कहीं से कोई वो नहीं, क्योंकि उनका कैडर उन्हीं के पास है और किसी पार्टी के पास का। और आज जो है कांग्रेस पार्टी की निगाह चमार वोटों पर उत्तर प्रदेश में लगी, क्योंकि तुम्हारे उसके बता दे रहा हूं कि टोटल पॉपुलेशन जो अनुसूचित जाति की उत्तर प्रदेश में है उसमें 59% केवल चमार बिरादरी, 41% में बाकी बिरादरियां। तो इस बिरादरी को लेकर के जिसके पास 59% जनाधार हो, इतना बड़ा जनाधार, और उस जनाधार में अगर कांग्रेस सेंध लगाती है तो कम से कम बहुजन राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो बहुत ही गंभीर और बहुत ही यहाँ पर विस्तार से हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है कि SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण का मुद्दा कितना ज़्यादा गंभीर है, वक्त के मुताबिक इसको समझना कितना ज़्यादा आवश्यक है, और इसमें बहुजन समाज की जो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया है वो कितनी ज़्यादा साफ होने की आवश्यकता है। तमाम लोगों ने लगातार ये बातें कही कि हम इस देश के अंदर भारतीय संविधान को बचाएंगे, आरक्षण को लागू करेंगे, लेकिन उनका स्वभाव या फिर उनका रवैया इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से सर ने भी ये बात कही कि इस पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की जो प्रतिक्रिया है वो पूरी तरीके से साफ साफ नजर आई है। एक बात कहने के इतिहास में जब पढ़ते हैं, सर भी मेरी बात से अवगत होंगे, कि बाबा साहब भी कहते हैं कि जो कांग्रेस का जो प्रेम है वो भले ही दाई का प्रेम है, लेकिन मैं अपने समाज से जो प्रेम करता वो माई का प्रेम है। और दाई और माई के प्रेम में हमेशा से फर्क होता है, और वो फर्क कभी वास्तविकता में पूरी तरीके से देश के अंदर में बहुजन समाज के लोग देख पा रहे हैं। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।